बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब और असरात मलिक साहब। ये वैसे किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है। असरात मलिक साहब और असद तूर साहब ये बताइए कि यहाँ पर आज जो तौहीन अदालत का एक केस चल रहा था, उसकी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस जो माजी के चीफ जस्टिस है, आपके बड़े आरदिल अजीज़ चीफ जस्टिस हुआ करते थे, काजी फ़ाइज़ साहब, असरात भाई के भी हुआ जी, करते जी। थे। ये उन्होंने जो तक़सीम दर तक़सीम का सिलसिला और तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू किया था, ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा, कहाँ जाकर रुकेगा? 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज जस्टिस मंसूर शाह ने उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातब करते हुए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरे ना, इसका ताल्लुक 26वीं आईनी तरमीम से नहीं है। और फिर अदर जजेस का भी ज़िक्र हुआ। ये क्या सारा सीन है? ये कहाँ जाकर रुकेगा मामला? और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इससे कोई परेशानी लायक है कि नहीं है? बताएं। देखें, तबाही का सिलसिला मुझे मुस्तकबिल करीब में तो रुकता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। ये तबाही तो जारी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी कर रहे हैं, अब कितने और जजेस भी इनके हमख्याल बनते हैं और क्या दीगर बेंचेस से फिर इसी किस्म के सवालात उठने शुरू होते हैं कि ये हमारे आगे एक आइनी सवाल आ गया है, कानूनी आ गया है, ये क्या हुआ है, वो देखना अभी बाकी है। बाकी जहाँ तक रहा जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस जही आफरीदी का, वो तो ज़ाहिर बात है। अब आप इसके बाद तो शायद किसी को भी गलतफहमी नहीं रही अच्छा। कि वो आखिरी हद तक जा रहे हैं अपनी ओहदों को बचाने के लिए, और जो उनको आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ वे और आउट ऑफ मेरिट भी, अब मैं कहूँगा, जो कुछ मिल गया है वो उसको अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते, और उसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हैं और वो जा रहे हैं। तो अब देखें ये किस तरह बढ़ता है। लेकिन अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच और जस्टिस अकील अब्बासी बड़ा स्मार्टली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और बहुत कोशिश हो रही है कि उनके हाथ से ये केसेस वापस लेके इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो अभी भी इस मामले को चलाए जा रहे हैं। और आप देखिए, एक बात एक आर्टिकल 191A से शुरू हुई थी और वो करते करते अब कमेटी के इख्तियारात पर पहुंच गई है। कमेटी के इख्तियारात पर पहुंच गई है। तो वो बड़े एक दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। उनको पता है कि जो मसले की जड़ है वो कहाँ पर है, तो वो उस तक बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो इसको किसी मौके पर अबेंडन नहीं करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब अगर एक उन्होंने कर दिया शुरू सिलसिला, तो फिर उसको किसी मंतकी अंजाम तक जरूर पहुँचाएं। अच्छा, असरात मलिक साहब ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जब वो काफ़ी अर्से से अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं यहाँ पर, आज उन्होंने ये एक एतराज़ उठाया जी मावनीन के हवाले से, जो मावनत के हवाले से, मनीर मलक और अहमद खान साहब के हवाले से, गो के वो लीगली क्वेश्चन दुरुस्त था। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब काजी फ़ाइज़ साहब पिक एंड चूज़ करते थे, तो उस वक्त वो सवालात नहीं उठाते थे, एतराज़ात नहीं उठाते थे। इसकी वजह क्या है? देखें, जो अटॉर्नी जनरल थे वो, उनकी बात में वजन इस तरह था कि कल से जो वकील जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी प्रोसीडिंग, वो भी समझते हैं कि वकला में तकसीम नहीं होनी चाहिए, तसुर ये नहीं जाना चाहिए कम अज़ कम अदालत। काजी फ़ाइज़ तो चले, वो कहते थे जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को बुलाऊंगा उनका, क्योंकि वो मेरे हम ख्याल है, लेकिन वो बॉडी के सदर। यहाँ जो है ना तसुर गलत जा रहा था, तो बड़ा ठीक हुआ पॉइंट आउट। मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने टाइमली इस वजह से किया कि वो मंसूर अली शाह साहब की फेवर में कि अब एहसन भून साहब आएंगे, कोई मुझे बता दे, ख्वाजा आरिफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दिफा कर जाए कि जुडिशियल आर्डर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कमेटी डिस्कार्ड कर ले, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, मोमिन जो मर्जी ले आए। अच्छा, ये बताएं असरात मलिक साहब के जस्टिस यही आफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त ना, क्या ये इस निज़ाम के गारंटर? और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि आलमी दुनिया के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अगर वो मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में पैदा होते तो मोहम्मद अली जिन्ना उनके आगे हाथ बांध कर उनकी शागिर्दी अख्तियार कर लेते और कहते कि आप सबसे बड़े काबिल वकील हैं और मैं आपकी शागिर्दी के लिए मुल्तमिस हूँ कि आप मुझे शागिर्द बना लें। वो इस परेशान है सारे मामले से कि नहीं? देखें, वो कामयाब तो है ना। चौथे नंबर पे वैसे अमीनुद्दीन खान साहब किसी बेंच को हेड कर रहे होते, CRPC PPC कोई केस सुन रहे होते, उनको वो पावर मिली जो वो सुप्रीम कोर्ट, इस लाहौर हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उन्होंने पता था कि ना मैं चीफ जस्टिस बनना है, ना मेरे पास कुछ होना है, बस ऐसे ही मैं जो है वो रिटायर हो जाऊंगा।
उनको जो इख्तियारात मिल गए हैं वो डिफेक्टो चीफ जस्टिस हैं, और कुछ इख्तियारात उनको नहीं थे आइन में, वो भी याहिया अफरीदी साहब ने सरेंडर करके उनको दे दी। जैसे कमेटी, मेन कमेटी का फैसला है कि जी वो फैसला ट्रांसफ़र करे आइनी बेंच को कि कौन सा केस जो है वो आइनी बेंच सुन सकता है या नहीं। याहिया अफरीदी साहब ने कहा आइनी बेंच पहले फैसला करे। जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो शोरबा पिए चाहे वो बुटियाँ खाएं, वो जो है वो बेशक वो जो है वो कहेंगे जी शोरबा इनके लिए रेगुलर बेंच है। तो मसला ये है कि याहिया अफरीदी साहब, असल जो इस वक्त मसला आ रहा है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, वो एक होती है ना आज कि यार मैं जो आइन में मुझे कोई स्पेस मिले मैं ताकि रेगुलर जजेस को और आइनी बेंच के जजेस को बराबर करूं, वो है ही नहीं उनमें। वो एक जैसे आज ही नहीं है कि वो इस तरफ जाएं, और वो बगैर ये लग रहा है कि वो कहते हैं कि सब कुछ आइनी बेंच जाने, आइनी बेंच के सपोर्ट कर दे, और मैं जरा जेल रिफॉर्म के लिए कभी घोड़की चला जाऊं, कभी गवादर की सैर करूं, कभी किधर करूं। लेकिन जैसे याहिया अफरीदी साहब जो है ना वो हमेशा पतली गली से फरार होते हैं, हमेशा से। ये वैसे मैं आपको बताऊं, इसकी क्या वजह ये है? आपकी बात ठीक है कि जज का काम है कि मुश्किल जो फैसला आता है उस पर फैसला करे, और यानी केस आता है उस पर फैसला करे। ये नहीं हो सकता यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले 6 जजेस का मामला आया, ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पतली गली से फरार हो गए। मिलिट्री अदालतों में सिविलियन का ट्रायल का मामला आया, जैसे याहिया अफरीदी साहब पतली गली से फरार हो गए। मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उसमें भी उन्होंने अपनी डेढ़ इंच की अलग मस्जिद तैयार की। चलिए वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, बैठे तो रहे ना। देखिए बात ये है कि वो अब उम्मीद उनसे यही की जा रही है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप उठ के प्रेशर था कि मंसूर अली शाह, क्योंकि ये एक बात हो रही है कि याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैं 26वीं आईनी तरमीम का ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मैं बेनिफिशरी हूँ। वो शिक के बेनिफिशरी है ना, उसमें तो बहुत कुछ हुआ है जी, मामला इदारे का है, आपका नहीं है। और यहाँ हम देखना चाहते हैं कि हम के तारीख में कौन सुरखरू जज होता है। ये नहीं हो सकता कि जी ये जो आप वाली बात है पतली गली से निकल जाना। और दूसरी बात यह है कि इसको टूल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। जब याहिया साहब उठेंगे तो लोग कहेंगे जी मुनीब अख्तर और जो मंसूर अली शाह भी उठ जाए। हालांकि मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो कन्फ्लिक्ट है वो तो अमीनुद्दीन खान साहब का जी, वो बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी पावर उन्हें 26वीं तरमीम में मिली है। उसके बाद अगले मंदोखेल साहब, वो क्योंकि इन्होंने इस साल रिटायर हो जाना है तो वो आईनी बेंच के अगले उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है वो मोहम्मद अली मदर साहब होंगे। तो सब 26वीं आईनी तरमीम के अगर ना होती तो इन जजेस की क्या पोजीशन होती, मुझे ये बता। सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट इन 3 जजेस का जो आईनी बेंच के हैं। बेशक ये ज़हन में ये चीज इनके नहीं होगी, मैं इनकी इंटेंशन को डाउट नहीं करता, लेकिन जो अगर मंसूर अली शाह का आ रहा है ना कि वो अग्रीव्ड है, उससे बड़े वो बेनिफिशियरी जो है वो इस वक्त उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ये इस वक्त बात हो रही है कि कौन सुनेगा 26। और फुल कोर्ट में बेहतर ही है ये इस केस में 26वीं तरमीम के केस में अदलिया साहिल है जी, जज नहीं है। अदलिया साहिल है क्योंकि अदलिया के साथ जो कुछ हुआ है जी, तो इसमें हर जज उसकी आजादी को रिस्टोर के लिए सारे जज को होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि याहिया अफरीदी साहब कहें जी नहीं मेरा कन्फ्लिक्ट है, मैं जाके बाहर गाफ खेलूंगा, हाइस राइडिंग करूंगा। मतलब ये नहीं, आपको काम है, आपको जज इस वजह से आपकी ओथ तकाजा करता है कि आप केस को सुने। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं नहीं सुनता। अच्छा, असनाद वालों साहब, अपने असद तूर साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम जब लाई गई थी तो कुछ वकला ऐसे थे जो बड़ा इसकी हमायत कर रहे थे, टीवी प्रोग्राम में भी हर जगह वो बात करते थे। आज एक वकील ने मुझे कहा कि यार ये हमारे गले में पड़ गई है 26वीं आईनी तरमीम, वो इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्या वो जज नहीं बन सके इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं या कोई और रीजन है इसका? वो इसीलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो जज नहीं बन सके, क्योंकि उनकी जहाँ पर वफादारियां थी वहीं से ये आईनी तरमीम आ रही थी। बाद में शायद उन्होंने यूज करके जो इनसे वादा किया होगा वो नहीं दिया, ठीक है, तो वो शायद उनको वो दुख होगा। लेकिन मैं हसनात भाई की बात में एक बात ऐड करूंगा कि हसनात भाई को मैं ये कहूँगा कि जो आईनी बेंच एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी वर्किंग करके चुना हुआ है, एक एक जज के ऊपर वर्किंग की हुई है कि ये हमारी रात 12 बजे के बाद काली रात में करवाई हुई काली तरमीम के अगेंस्ट नहीं जाएगा। और उनकी फिर नाम दे के फार्म लास्टिक की 47 की लास्टिक की शलवारों वाले लोगों को भेज के उनको बनवाया और 26वीं तरमीम की लास्टिक की शलवार पहनाई है जी इस सुप्रीम कोर्ट को या इन जजेस को, ठीक है। आपको लगता है कि वो उसके अगेंस्ट जाएंगे? मुझे जिसे कहते हैं ना, ये गलत फहमी भी नहीं है कि ये जजेस
ये आईनी बेंच में बैठे हुए जजेस, ये इसको जिसे कहते हैं इसका ऐसा जायजा लेंगे कि चीजें रिवर्स हो। क्या जमाल अदलिया मधुखेल के- भी? क्या हो गया यार जमाल खान? जमाल मधुखेल ने तो यह कहा था कि आइन पार्लियामेंट, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि आइन सुप्रीम है। वो ये बातें करते हैं यहाँ पे। हाँ तो वो कहेंगे 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा तो है, वो सिर्फ सुप्रीम होगी। यार अब कल आदिल बाज़ई का ना इंटरव्यू सुने जो उन्होंने हामिद मीर साहब को दिया है कैपिटल टॉक में, उसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं और बड़ा संगीन इल्जाम है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भाई के पता नहीं किसने, जो इनका रिलेटिव है एमपी है वहां पे शायद नून लीग का, उसने तमाम कार्रवाइयां करवाई हैं आदिल बाज़ई के खिलाफ। FIR लोग उठवाना, पता नहीं क्या क्या वो इल्जाम लगा रहे थे यहाँ पे। ये हमारे अगर वो इल्जामात सच है तो फिर आप खुद ना लगा लीजिए कौन कितना। अच्छा, एक और बात असनाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर इस पर वर्जन लूंगा इनका, असतूर साहब का भी। ये लापता अफराद के हवाले से जो नए चेयरमैन बने हैं, जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर रिटायर्ड, और यहाँ पर आज उसकी समात भी हुई, और जस्टिस जमाल मधुखेल ने कहा जी कि अगर कोई किसी फर्द को लापता किया जाए तो बड़ा संगीन जुर्म है जी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्या सीन है सारा सिलसिला? और फिर जस्टिस फकीर मोहम्मद को क्यों ही आखिर एक जस्टिस जावेद इकबाल जाते हैं तो एक और बंदा असासा आ जाता है? देखिए असासे तो फिर रहते हैं ना। हाँ, अब उम्मीद तो यही है कि हमारी जो जुडिशरी है, अदलिया तहरीक के बेनिफिशरी इस वक्त बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है अगर 3 नवंबर ना होता और 107 जज घर ना जाते 31 जुलाई 2009 में, तो ये जज मे बी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में जज भी ना बने। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे वो हैं जिन्होंने अदलिया तहरीक में एक्टिव रोल प्ले किया। इफ्तिखार चौधरी ने इनको लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इनको जज बनाया। अब ये सारे सुप्रीम कोर्ट में बने आए हैं। क्योंकि मैंने तो उस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुरू की रिपोर्टिंग 2009 में, मार्च 2009 में, और देख रहा था कि किस तरह जज बने, और वहाँ ये देखा जाता था कि अदलिया तहरीक में किसने काला बकरा दिया सदके के लिए, किसने जो है वो, एक जज है जो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं जी जी जी, उनके बारे में मशहूर है कि वो मुल्तान में थे जी। जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए तो वो ना घोड़े पे आगे उन्होंने कुल्ला पहना हुआ और तलवार लेके ना, हाँ, तलवार लेके ऐसे, और उनको फिर इस चीज में जो है वो बना दिया गया। तो ये ऐसे कई लोग हैं जो, लेकिन बात यह है कि चलें वो आप आ गए, एक तहरीक थी उसमें। ये जो फकीर मोहम्मद खोखर साहब थे, ये अब्दुल हमीद डोगर के साथ वो 3 जज थे जिन्होंने जब पॉपुलर एक मूवमेंट चल रही थी, वकला एक पेज पे थे, 3 नवंबर 2007, नहीं सॉरी, हाँ 3 नवंबर 2007, इन्होंने ओथ लिया था PCU का। अच्छा, PCU का ओथ, और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे ये इनको घर भेजा गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ के 3 नवंबर 2007 का जो फैसला था कि आप ओथ ना लें, जो फैसला जुडिशियल आर्डर, तो उसका इन पे कंटेम्प्ट नोटिस हुआ, तो कंटेम्प्ट पे बचने के लिए इन्होंने जो वो दी। उसके बाद ये मुक्तदर हलकों के कानूनी मुशीर बताया जाता है कि रहे लाइक, वैसे इनकी CRPC PPC बड़ी इनकी, और ये वो जज थे जो इफ्तिखार चौधरी का जो फैसला था ना कि जो वो बहाली का, ये उसके खिलाफ थे। अच्छा, ये रिश्तेदार भी थ्रू रहे आउट इनकी लॉयल्टी जो है वो रही है, उधर चेंज हो अदारों गए, के साथ रही है। इनकी लॉयल्टी रही है। तो खोखर साहब जो हैं वो अब मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि क्या उनकी पोजीशन रहती है, कि कितना वो करते हैं। वो जावेद इकबाल साहब, ये वो असासे हैं कि ये चलेंगे, और मेरा ख्याल है कि उम्मीद तो यही है कि जिस तरह वो केस कमीशन चल रहा था, ये भी इसी तरह चलेगा। अच्छा, असद तूर साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बाहर से एक जस्टिस लाने की बात की जा रही थी, वो पता चला कि जी वो जस्टिस साहिबा उन जज साहब की बेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के घर है, और जिनका नाम आ रहा था वो अब नहीं रहा, कोई एक और नाम आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाएगा, और फिर वहाँ पर उन साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। असरात मलिक साहब ने एक बात की, और आपने भी बात की, कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के लास्टिक शुदा शलवार बनाकर यहाँ पर बैठाया गया लोगों को, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में मखसूस नशिस्तों वाला केस था, आप भी अदालत के अंदर मौजूद थे, असरात मलिक साहब भी मौजूद थे। जस्टिस अख्तर मिनल्ला उनके सामने ये कहते हैं, बड़ी दीदा दिलेरी से लीगल क्वेश्चन उठा रहे थे, जिस तरह एक आज़ाद मंश जज होता है उठाना चाहिए। अब क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जस्टिस मंसूर शाह जो सवालात उठा रहे हैं लीगल, आज़ाद मंश जज, और बाकी जो जजेस हैं वो किस तरफ है बाकी सारे?
देखिए ये तो अभी सवालिया निशान है कि बाकी जजेस किस तरफ होंगे, लेकिन आईनी बेंच के अलावा मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं रेगुलर बेंचेस को ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानता हूँ, ठीक है, तो अगर उनको मौका मिला तो मेजॉरिटी चाहेगी कि उनको उनका इख्तियार वापस मिले, जी ठीक है, कोई भी जज नहीं चाहेगा। लेकिन अभी तो ये जो जजेस हैं, ट्रस्ट में इनकी हैसियत तो सिविल जज की भी नहीं है, उस वाले इख्तियारात भी इनके नहीं है, ये तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाइक आप अंदाजा कीजिए ना, मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आइन की तशरीह नहीं कर सकता। इससे मज़का खेज बात हो सकती है, ठीक है, उनको खुश किया हुआ है V8 लैंड क्रूजर ब्लैक चमचमाती दी हुई है, बुलेट प्रूफ, जनाब वो यशी कर रहे हैं, VIP पेट्रोल के नाम पर हमारा खून जल रहा है उसके अंदर, ठीक है, 3 डाले आगे 3 पीछे वो फिर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। वैसे मैं इख्तियार क्या है, कोई मैं भी तो नहीं। हैरान हूँ। ये कौम, एक बात असरात में ऐड कर दूं, क्या ये कौम का पैसा माजरत के साथ इतना ज्यादा हमारे से हराम का पैसा लिया जाता है टैक्स के नाम पर, कि वो ऐसे लोगों की सिक्योरिटी पर लगाया जाए जिनके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार ही ना, यार कम से कम उनके पास तो लगाएं, उन ओहदेदारों पर लगाएं जो हमें डिलीवर करें। अमीनुद्दीन खान साहब पे लगा है। हाँ, नहीं उनको भी 2 डाले उन्होंने एक्स्ट्रा दे तो दिए हैं, वो भी सुना बड़े खुश हैं उसके बाद। जजेस कॉलोनी में घर के बाहर खड़े होते हैं, उनका भी, उनकी काफी मौज होगी है। कौम का पैसा, कौम का खून जो है ना, वो बड़ा कज़ा साबिक, हाँ, वो भी सुना है कि वो आजकल जो है ना वो कहीं जजेस कॉलोनी में चक्कर शक्कर लगा रहे हैं। नहीं वो और रैश जस्टिस 6 महीने रख अमीनुद्दीन सकते राज 6 महीने, हाँ। लेकिन उनकी ज्यादा बैठक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के घर होती है, गहरी बात है, वो उनके हम ख्याल हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी साथ होते हैं, उनके नईम अफवान भी, जमाल मंदोखेल भी, हो सकता है। ये सारे। ये अच्छा, लेकिन मुंह नहीं लगा रहा हूँ क्या? नहीं बाकी जाहिर है वो जिस तरह उन्होंने जो कुछ किया बाकी जजेस उसी तरह उनके साथ करेंगे। अच्छा असरात मौलवी साहब, आपसे आखिरी सवाल है, फिर इजाजत लेंगे। क्या लगता है आपको कि ये किस तरफ मामला जाएगा? तौहीन अदालत वाला, मट्टी पाव वाला फार्मूला होगा या फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? देखिए, एक बात तो ये है कि मंसूर अली शाह की कामयाबी है कि उसने मोबिलाइज कर दिए वकील जितने हो सकते थे। 8-9 दिन कंट्रोवर्सी चली, लोगों की अटेंशन, लोग देखना चाह रहे हैं आप क्या जुडिशरी के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। महीना पहले आईनी बेंच ने माशाल्लाह जो यहाँ जिस तरीके से निज़ाम चलाया कि लोग कहते थे बंद कर दें और ये अदलिया जो है इसका नाम ना ले, बिल्कुल यही कहते थे, ऐसा ही है कि जी इररेलेवेंट हो। हाँ जी, तो ये बड़ी सक्सेस है उनकी, तो उन्होंने मोबिलाइज कर दिया। अब अवाम में एक दोबारा आ रहा है कि जी ये अदलिया में क्या चल रहा है जी। तो इस वक्त वैसे ये है कि 3 जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। एक तो राय है जो बेनिफिशरियों की कि 26वीं तरमीम ठीक है जी, पार्लियामेंट को ना मिला है इख्तियार, और ठीक है, तो एक तो वो है। दूसरा है कि यार नहीं, चीज़ तो गलत है लेकिन टाइम ठीक नहीं, टाइम ठीक, हमें टाइमिंग का वेट करना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ये मौजूदा निज़ाम जो है थोड़ा कमज़ोर हो, फिर हमें हाथ डालना चाहिए। तीसरा है कि नहीं, तीसरा जो ग्रुप है मंसूर अली शाह, वो समझते हैं कि ये बात नहीं। एक तरफ आप 50 के करीब जज भर्ती करवा रहे हैं जी, आप हर मामले में हुकूमत जहां आपका कानूनी इख्तियार 26वीं तरमीम में है वो भी आप सरेंडर करके बैठे, ऐसे नहीं चलेगा। हम मतलब इसी टाइम, और अगर आप नहीं है आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, ये नहीं हो सकता कि भाई उधर भी खुश और इधर भी खुश, अब ये नहीं हो सकता। तो अब याहिया अफरीदी साहब के लिए मसला ये हुआ है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे हालात में 9 दिन की कंट्रोवर्सी में वो डैमेज उनकी रेपुटेशन हुई, क्योंकि उन्होंने जुडिशियल आर्डर को डिस्कार्ड करवाया आईनी में कमेटी के जरिए। तो अब मेरा ख्याल है कि केस जो पॉइंट उठाए हैं मंसूर अली शाह साहब, उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता जी, ऐसा ही है। और याहिया अफरीदी साहब के लिए बेहतरी यही है कि वो जो है वो आइन में जो अदलिया को इख्तियार मिले हैं उसके लिए अपनी कोशिशें करें, अगर नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। असद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं असरात भाई की बातों को सेकंड करता हूँ, लेकिन मसाइल बढ़ेंगे क्या, बढ़ते ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि मसाइल जब तक वो 26वीं आईनी तरमीम का कोई मसला हल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया असनात मौलवी साहब और असद तूर साहब, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, असद तूर साहब और असनात मौलवी साहब ने आपको तमाम डिटेल्स से आगाह किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, बल्कि ये कल और अगला हफ्ता बड़ा अहम हफ्ता है, क्या होने जा रहा है और जजेस क्या सोच रहे हैं इस वक्त।
मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।